आज के साइंस के दौर में कोई ऐसी फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन साइंस के पास नहीं है। बहुत से कपल्स रिपीटेड अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेजेस, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स से जूझ रहे हैं। साइंस ने हमें एक नया सुपर पावर दिया है जिससे डॉक्टर्स एम्ब्रियोज के अंदर के सीक्रेट को जान सकते हैं, और वो भी प्रेगनेंसी लगने से पहले। उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं एम्ब्रियो बायोप्सी। यह मैजिक लगता है बट एक्चुअली दिस इज साइंस। हेल्दी प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन एंड हेल्दी बेबी के लिए दिस इज एन एक्स्ट्रा स्टेप। आज हमारे साथ वेल रिनाउंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीना मुक्तेश हैं। शी इज क्लिनिकल डायरेक्टर मदरहुड हॉस्पिटल एंड सिल्वर लीफ फर्टिलिटी सेंटर गुड़गांव। She has more than 4 decades of clinical experience and she has been helping thousands of couples in achieving successful pregnancies. Namaste and welcome to our new episode of our podcast series. Myself, Dr. Pallavi, and I am your host for today's session. आज हमारे साथ वेल रिनाउंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीना मुक्तेश हैं। शी इज क्लिनिकल डायरेक्टर एट मदरहुड हॉस्पिटल एंड सिल्वर लीफ फर्टिलिटी सेंटर गुड़गांव। आई वेलकम यू टू द शो मैम। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू वेरी मच। मैम, क्या आप अपने एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसा केस हमें कोट कर सकते हैं जिसमें एम्ब्रियो बायोप्सी की हेल्प से किसी कपल को सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव हो? हाँ पल्लवी, हमारे पास एक कपल आया था जिसकी हिस्ट्री थी कि जब उनको फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो उसका बेबी की स्किन पीलिंग हो रही थी। उनकी स्किन में बहुत सारे ऐसे बुल्लस फॉर्म के एक स्वेलिंग्स थी और वो पैदा होने के कुछ ही समय बाद उसकी डेथ हो गई। तब उन्हें लगा कि शायद ये कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है बच्चे को। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने अपना टेस्ट कराया और वो दोनों एक तरह की डिजीज़ का, जिसको हम एपिडिडमोलाइसिस बुल्लोजा कहते हैं, उसके कैरियर निकले। सेकंड प्रेगनेंसी फिर उनको नॉर्मल हुई और जब उन्होंने उसका एमनियोसेंटेसिस करा के देखा तो पता लगा कि वो बेबी नॉर्मल है, तो उनको वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। थर्ड टाइम जब उनको फिर से प्रेगनेंसी हुई तब उन्होंने फिर से टेस्टिंग कराई, वो बेबी अफेक्टेड था, तो उनको फिर उसके बाद अबॉर्शन कराना पड़ा। एक के बाद उसके बाद उनको 3 प्रेगनेंसीज हुई और तीनों अबॉर्शन में टर्न अप हो गए। कोई भी प्रेगनेंसी लाइव प्रेगनेंसी नहीं निकली। वो हमारे पास आए बोलने के लिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक नॉर्मल बेबी पा सकें। हमने बोला हाँ, आप आईवीएफ कराइए और हम उसकी एम्ब्रियो बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी करके जब रिज़ल्ट आएगा तो हम नॉर्मल एम्ब्रियो आपको डालेंगे, कैरियर या अफेक्टेड एम्ब्रियो नहीं डालेंगे। उन्होंने हमारे साथ आईवीएफ किया, हमने बायोप्सी करके देखा, उसमें से कोई भी नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं निकला, तो डालना मुश्किल था। लेकिन कुछ एम्ब्रियो ऐसे थे जो कैरियर थे। कैरियर मतलब बेबी अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर उसका पार्टनर फिर से कुछ ऐसा मिला जिसको यही जीन होगी तो बेबी अफेक्टेड होगा। तो हमने काउंसलिंग के बाद उसको वो प्रेगनेंसी करने के लिए हमने वो वाला एम्ब्रियो डाला जो कैरियर था लेकिन अफेक्टेड नहीं था। तो उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई, उसकी डिलीवरी हुई, बेबी आज 1-1.5 साल का है और परफेक्टली नॉर्मल है। तो एम्ब्रियो बायोप्सी की हेल्प से ही हमें पता लगा कि हम कौन सा एम्ब्रियो डालें जिससे उसको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें एम्ब्रियो बायोप्सी के बाद लोगों को नॉर्मल प्रेगनेंसी मिलती है और अबॉर्शन रेट भी बहुत कम हो जाता है। तो आइए चलते हैं आज डॉक्टर बीना मैम के शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में हम जानते हैं कि एम्ब्रियो बायोप्सी का प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रियो बायोप्सी किन कंडीशंस में करनी चाहिए और क्या ये एक सेफ प्रोसीजर है। देखो पल्लवी, एम्ब्रियो बायोप्सी हम का मतलब होता है हम आईवीएफ करते हैं। आईवीएफ करने के बाद जो एम्ब्रियोज बनते हैं हम उनका आउटर लेयर से एक छोटी सी बायोप्सी लेकर के हम जेनेटिक लेबोरेटरी में भेजते हैं। जब हम जेनेटिक लेबोरेटरी में भेजते हैं तो उसमें रिपोर्ट आती है कि क्या ये एम्ब्रियो अफेक्टेड है या नहीं अफेक्टेड है। तो इस तरह की रिपोर्ट, मान लीजिए हमने 5 एम्ब्रियोज भेजे, उसमें से आया 3 एम्ब्रियोज अफेक्टेड है, 2 एम्ब्रियोज अफेक्टेड नहीं है, तो जो एम्ब्रियो अफेक्टेड नहीं होते हैं हम वो ही ट्रांसफ़र करते हैं और उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। ये तो हुआ एम्ब्रियो बायोप्सी। इसका प्रोसीजर इस तरह से होता है कि आईवीएफ करने के बाद एम्ब्रियोज को हम डे 5 तक ले जाते हैं। इसका मतलब है जब हम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा देते हैं तो 5 डेज उनको हम
इंक्यूबेटर में रखते हैं और जो ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, उसकी आउटर लेयर से छोटी सी एक बायोप्सी लेकर जेनेटिक लैब में भेजते हैं। हर वायल में अलग अलग एम्ब्रियो की बायोप्सी डाली जाती है। जब भेजते हैं तो रिपोर्ट इस तरह से आती है कि कौन सा एम्ब्रियो अफेक्टेड है, कौन सा नहीं। जो अफेक्टेड नहीं होता वही एम्ब्रियो हम उसको डालते हैं। तो यह इसका प्रोसीजर होता है। मैम, क्या एम्ब्रो बायोप्सी के लिए कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं या हम सभी पेशेंट्स में कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एम्ब्रियो बायोप्सी हर पेशेंट में करना पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं होती है। हम एम्ब्रियो बायोप्सी उन केसेस में करते हैं जैसे या तो उनको मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं और हमें नहीं पता कि वो नॉर्मल एम्ब्रियो हमने डाला या एबनॉर्मल एम्ब्रियो डाला, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इसीलिए हम एम्ब्रियो सेलेक्ट करके डालते हैं, पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन होता है अगर किसी को बार बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शंस होते हैं। मान लो प्रेगनेंसी लगी, अबॉर्ट हो गई, प्रेगनेंसी लगी, अबॉर्ट हो गई, पहले 3 महीने में ही, उन केसेस में हम एम्ब्रियो बायोप्सी कर सकते हैं। तीसरा, अगर सपोज प्रेगनेंसी तो लगी हुई है लेकिन प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट नहीं आया या फीटल हार्ट आया पर डिसअपीयर हो गया, उस कंडीशन में हम एम्ब्रियो बायोप्सी कर सकते हैं। या पेरेंट्स को कोई ऐसी डिजीज है जिसके कारण उनको एबनॉर्मल बच्चे पैदा हुए पहले, हम उन केसेस में कर सकते हैं। हो सकता है पेरेंट्स को कोई डिजीज नहीं हो लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चे को कोई एबनॉर्मेलिटी हुई, तभी भी हम एम्ब्रियो बायोप्सी कर सकते हैं। अगर मदर की एज ज़्यादा है, मान लीजिए उसकी एज 38, 40 ईयर्स या 40 से भी ऊपर है, तब एबनॉर्मल एम्ब्रियोज के इम्प्लांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन केसेस में भी हम एम्ब्रियो बायोप्सी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण हमको एम्ब्रियो बायोप्सी करनी चाहिए और करनी पड़ सकती है। ओके मैम, ये एम्ब्रो बायोप्सी का जो प्रोसीजर है, ये क्या हर एक आईवीएफ लैब में हो सकता है और ये कौन करते हैं? Who is doing this देखिए, ये एक procedure? इसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। लेबोरेटरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एम्ब्रियो बायोप्सी करने का, प्रोसीजर करने का इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो। एम्ब्रियो बायोप्सीज नीडल होती हैं, इक्सी मशीन्स होती हैं। इस तरह से एम्ब्रियो बायोप्सी लेने के प्रोसीजर एक एक्सपर्ट के हाथ में होना चाहिए। हर एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो बायोप्सी नहीं कर सकता, इसमें एक्सपर्टाइज की बहुत ज़रूरत होती है। हमें समझना चाहिए कि क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो तरफ तो हमें एम्ब्रियो बायोप्सी लेना है, एम्ब्रियो के आउटर लेयर से 2-3 सेल्स लेने जो हम भेजते हैं चेकअप के लिए, और दूसरा उस एम्ब्रियो को सेव भी करना है, क्योंकि अगर वो एम्ब्रियो नॉर्मल निकला तो हमें वही इम्प्लांट करना पड़ेगा। इसलिए इसमें एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है और ऐसी लैब में करना चाहिए जो एम्ब्रियो बायोप्सी, जहाँ बहुत सारे एम्ब्रियो बायोप्सीज होते हो और वहाँ का एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हो बायोप्सी करने में। हर किसी लैब में एम्ब्रियो बायोप्सी नहीं हो सकती। मैम, ये जो जिस एम्ब्रियो से बायोप्सी को लिया जाता है, उस एम्ब्रियो का क्या होता है? देखिए, हम जब एम्ब्रियो बायोप्सी लेते हैं तो हम उस एम्ब्रियो को सेव करके रखते हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट आती है और वो कहता है कि हाँ, ये एम्ब्रियो जिसकी बायोप्सी आपने हमें आज भेजी है वो नॉर्मल है, तो हम उसी एम्ब्रियो को वापस उसके यूट्रस में डालते हैं जिससे प्रेगनेंसी आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्ब्रियो हमने सेलेक्ट किया वो ही डाला जाए, और वो सिलेक्शन एम्ब्रियो बायोप्सी के बाद पता लगता है। जो एम्ब्रियो आता है कि नॉर्मल नहीं है, उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि वो एम्ब्रियो डालने लायक ही नहीं है। और एक और तरह के एम्ब्रियो की रिपोर्ट आती है जिसमें कहते हैं कि मोज़ैक, या आप कह सकते हो कि उसमें कैरियर है, मतलब उस टाइम बेबी अगर आप डालोगे तो बेबी अफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन वो कैरियर होगा, वो अपनी जीन को ट्रांसफ़र कर सकता है अपने ऑफस्प्रिंग में। आने वाले बच्चों में वो अपनी जीन ट्रांसफ़र कर सकता है, जब वो बड़ा होगा या उसकी मैरिज होगी या जब लड़की है तो ट्रांसफ़र कर सकती है। तो उन केसेस में हम एम्ब्रियो मोज़ैक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका एक अलग क्राइटेरिया है। मैम, एम्ब्रो बायोप्सी के टेस्टिंग के रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से रहता है? देखिए, एम्ब्रियो बायोप्सी के रिजल्ट्स हमको जब मिलते हैं तो 3 तरह से मिलते हैं। एक होता है यूप्लॉइड। यूप्लॉइड मतलब सारे क्रोमोसोम्स नॉर्मली अरेंज्ड है और नंबर भी उनका नॉर्मल है। दूसरा होता है एनुप्लॉइड। एनुप्लॉइड मतलब कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, ठीक से अरेंज नहीं है, नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा होता है मोज़ैक्स। मोज़ैक्स का मतलब होता है कि कुछ परसेंटेज नॉर्मल होते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल होते हैं। तो उसको मोज़ैक्स को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले कैटेगरी होता है जिसमें होते हैं कि लो मोज़ैक्स, इसमें 20% एबनॉर्मल सेल्स होते हैं और 80% नॉर्मल सेल्स होते हैं। दूसरा होता है कि मॉडरेट मोज़ैक्स, मीडियम, जिसमें 20 से 50% तक एबनॉर्मल होते हैं और बाकी 50% एबनॉर्मल होते हैं और 20 to 50% नॉर्मल होते हैं।
तीसरा होता है जिसको कहते हैं एन्यूप्लॉइड। एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज वो होते हैं जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज एबनॉर्मल होते हैं। तो इसमें जो लो मोज़ाइक्स होते हैं उसको डाला जा सकता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जा सकता है उनका। और पर इन तीनों मतलब दोनों कैटेगरीज, क्योंकि एन्यूप्लॉइड तो डाल ही नहीं सकते और जो हाई मोज़ाइक है वो भी नहीं डालने चाहिए। जो लो मोज़ाइक्स और जो मीडियम मोज़ाइक्स होते हैं उनको हम डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग के बाद ही डालना चाहिए उनको। पेशेंट शुड नो कि मुझे आगे जाके टेस्टिंग करानी पड़ेगी और अगर इसमें एबनॉर्मल ज़्यादा निकले तो मुझे अबॉर्ट भी कराना पड़ सकता है। इस तरह की काउंसलिंग करने के बाद हम, अगर कोई भी एम्ब्रियोज और यूप्लॉइड नहीं है तो हम मोज़ाइक वाले डाल सकते हैं। तो मैम इट मीन्स साइकोलॉजिकल माइंड मेकअप ऑफ द कपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोज़ाइक डाल रहे हैं हम तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए सब बातों का। ओके मैम, जिस एम्ब्रियो का हम बायोप्सी करते हैं और जो एक विदाउट बायोप्सी का एम्ब्रियो है जिसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मैम दोनों के व्यू में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, जो नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो एक ब्रॉडर फॉर्म है। उसकी कैटेगरी जैसे डे 5 का है तो 5AA, 4AA, 4AB इस तरह से होती है। लेकिन जो बायोप्सी होता है वो एडवांस्ड है। जैसे अगर हम दो लोगों को देखें, हमारे सामने दो लोग बैठे हैं और किसी को डायबिटीज़ है कि नहीं हम नहीं बता सकते, एपरेंटली देखने से नहीं बता सकते, लेकिन ब्लड शुगर चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि इसको डायबिटीज़ है। इसी तरह से एम्ब्रियो का स्टेटस भी होता है। एम्ब्रियोज़ में नॉर्मल एम्ब्रियोज़ भी होते हैं और जो अगर हम उनकी बायोप्सी करें तो उसमें एबनॉर्मल भी होते हैं, जो एपरेंटली दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। तो बायोप्सी करने से उसका और ज़्यादा DNA पता लगता है और ये पता लगता है कि इसमें किस तरह की एबनॉर्मलिटी है। तो मैम जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में हमें देखकर ग्रेडिंग ऑफ एम्ब्रियोज बताते हैं, तो इट इज नॉट द इंटरनल मेकअप ऑफ दैट एम्ब्रियो। नहीं, वो एपरेंटली देख के बताते हैं कि क्वालिटी उनकी अच्छी है, लेकिन जेनेटिकली वो नॉर्मल है कि नहीं ये नहीं बता सकते। ये तो बायोप्सी से ही पता लगता है। मैम आईवीएफ के प्रोसेस के दौरान, सिंस द डे वी स्टार्ट द स्टिमुलेशन, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, एट व्हाट स्टेज हम ये बायोप्सी का प्रोसीजर करते हैं? देखिए, जब हम आईवीएफ करते हैं और हम एग को स्पर्म से फर्टिलाइज कराते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में रखते हैं अंडर दिस इंक्यूबेटर्स, तो वो कन्वर्ट होता है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। जब वो 5 दिन तक वेट करने के बाद डे 5 एम्ब्रियो बन जाता है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर से ही हम उसको पिक कर करके बायोप्सी लेते हैं। तो डे 5 पे ही एम्ब्रियो बायोप्सी हम करते हैं। डे 3 पे भी होता है और भी एम्ब्रियो बायोप्सी होती है, पर डे 5 की एम्ब्रियो बायोप्सी बेस्ट होती है। मैम ये एम्ब्रियो बायोप्सी का जो रिजल्ट है, इसके टेस्टिंग में, सिर्फ रिजल्ट्स में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है और उस दौरान कपल को क्या प्रोसीजर के थ्रू निकलना होता है? देखिए, एम्ब्रियो बायोप्सी लेने के बाद जैसे आईवीएफ किया, डे 5 तक ब्लास्टोसिस बना, उसका एम्ब्रियो बायोप्सी लिया, हम उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं। अब हम रिजल्ट का उनको हमने भेज दिया जेनेटिक लैब में। जेनेटिक लैब में भेजने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स का टाइम लगता है। 3 वीक्स के टाइम में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, सब लैब का अलग अलग होता है, हमारे पास रिजल्ट आता है। तो जो यूप्लॉइड एम्ब्रियोज होते हैं, जो नॉर्मल एम्ब्रियो कहलाते हैं, उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैम क्या एम्ब्रियो बायोप्सी के प्रोसीजर के बाद जिस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का बायोप्सी लिया जाता है, क्या वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी देने के लायक रहता है? मैम देखिए, 95% कहा जाता है कि वो हेल्दी प्रेगनेंसी दे सकता है, क्योंकि वो एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल है। ठीक है, 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 95% सक्सेस इसकी मानी जाती है। तो ये 95% नॉर्मल रिजल्ट दे देता है। वी कैन रिलाई ऑन इट अप्रॉक्सीमेटली 90% टाइम। मैम एम्ब्रियो बायोप्सी को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किस तरीके के प्रोसीजर्स हैं और क्या इंडिकेशन बनती है कि उस इंडिकेशन में हमें इस तरीके का बायोप्सी कराया जाएगा, किस इंडिकेशन में किस तरीके का बायोप्सी कराया? देखिए, एम्ब्रियो बायोप्सीज हम 3 तरह से करते हैं। पहली एम्ब्रियो बायोप्सी कहते हैं PGT-A, दूसरी को बोलते हैं PGT-M, तीसरी को बोलते हैं PGT-SR। अब समझना चाहिए PGT-A का मतलब क्या होता है। PGT-A का मतलब होता है कि जो हमने एम्ब्रियो बायोप्सी किया है और उसका जो रिजल्ट आया है उसमें क्रोमोसोम्स नॉर्मल है, तो हम उसको बोलते हैं PGT-A यूप्लॉइड एम्ब्रियो। अगर वो उसमें कोई क्रोमोसोम कम है, मान लीजिए एक क्रोमोसोम, जैसे 21, 18, 13 होते हैं, तो उसमें 21 क्रोमोसोम होंगे, अदरवाइज नॉर्मली 23 + XXXY होता है।
और अगर सपोज करो 18 है तो हम उसको बोलेंगे 18 की एबनॉर्मलिटी है, 13 है तो 13, तो उसमें कंप्लीट क्रोमोसोम 23 प्लस XX XY का पेयर नहीं होता, उसको हम PGT-A बोलते हैं। और दूसरा होता है PGT-M। PGT-M उन पेशेंट्स में करा जाता है जिनमें नोन डिजीज़ है, जैसे मान लीजिए सिकल सेल है, पेरेंट्स को मालूम है कि हमको थैलेसीमिया है, तो वो लोग अब PGT-M कराते हैं, स्पेसिफिक जीन देखते हैं जो थैलेसीमिया प्रोड्यूस करता है, तो उसमें PGT-A कराने का ज़रूरत नहीं होता। और तीसरी तरह का होता है जिसको कहते हैं PGT-SR। PGT-SR का मतलब होता है कि अगर हम पेशेंट हस्बैंड वाइफ का कैरियोटाइपिंग करें तो उस कैरियोटाइपिंग में कोई एबनॉर्मलिटी निकलती है तो उन पेरेंट्स के एम्ब्रियोज को हमको PGT-SR करना पड़ता है। या अगर मान लीजिए उस पेशेंट को 2-3 दफ़ा अबॉर्शन हुए हैं और उस अबॉर्शन का जो प्रोडक्ट है उसको हमने माइक्रो एरे के लिए भेजा और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तभी भी उनके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए हमें PGT-SR करना पड़ता है। तो 3 तरह की कैटेगरी में हम बायोप्सीज करते हैं और रिजल्ट्स प्रोक्योर करते हैं। मैम जनरली हमारे पास जो अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेजेस के पेशेंट्स आते हैं या प्रीवियस IVF फेलियर्स के पेशेंट्स आते हैं, उन पेशेंट्स को दोज पेशेंट्स स्टैंड इन विच कैटेगरी आउट ऑफ दिस? जनरली देखिए ब्रॉडर वे में तो वो PGT-A के अंडर आते हैं। अगर उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी कैरियोटाइपिंग नॉर्मल है, अगर उनके प्रीवियस जो उनका अबॉर्शन अगर हुआ है और उनकी बायोप्सी में उनके माइक्रो एरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो दे फॉल इनटू PGT-A। तो उसमें सारे क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या सारे क्रोमोसोम्स नॉर्मल है कि नहीं, तो वो PGT-A कैटेगरी में आएंगे। मैम ये जो आपने 3 कैटेगरीज बताई एम्ब्रियो बायोप्सी की, क्या इन सब की कॉस्टिंग, इन सब का टाइम फॉर द रिजल्ट्स आर दे अप्रॉक्सीमेटली सेम? नहीं, देखिए कॉस्टिंग अलग होती है, इनके प्रोब्स अलग बनते हैं, इनके मेथड्स करने के अलग-अलग होते हैं, तो डेफिनेटली इनकी कॉस्टिंग वेरीज फ्रॉम लैब टू लैब एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। मेथड बायोप्सी लेने का मेथड सेम होता है लेकिन इनके प्रोब्स अलग-अलग बनते हैं। अगर PGT-M करना है तो जेनेटिक लैब में उसको अलग तरह से प्रोसेस करेंगे, अगर PGT-SR करना है तो जेनेटिक लैब में उनको अलग तरह से प्रोसेस करेंगे। तो मैम इट मीन्स कि टाइम भी रिपोर्ट का वेरी करता है? जनरली हाँ, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि अगर उनके पास प्रोब्स रेडी हैं तो थोड़ा जल्दी भी रिपोर्ट आ जाती है, तो इसीलिए वो लैब टू लैब वेरी करता है। वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम जेनेटिक लैब कि वो कितने दिन में रिपोर्ट देंगे। मैम जिन पेशेंट्स का इंडिकेशन है एम्ब्रियो बायोप्सी के लिए, सो क्या उसमें जो लैब्स हैं, ये जेनेटिक लैब्स हैं और ये जो जेनेटिक काउंसलिंग के जो डॉक्टर्स हैं, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है मैम साथ में? देखिए बायोप्सी में जनरली अगर पहले कोई डिजीज़ डिटेक्ट हुई है और वो फीटल मेडिसिन वाले डॉक्टर्स ने डिटेक्ट की है तो उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि आप बताइए कि ये पेशेंट इस तरह का आया था, उसमें आपको ये एबनॉर्मलिटी मिली, अबॉर्ट करना पड़ा, जो भी है, तो आगे हम इनमें कौन सा कराएं टेस्ट, या उनके फीडबैक से हम थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। ओके मैम, इन केस हमारे पास एम्ब्रियो बायोप्सी की रिपोर्ट में कोई भी नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं आता है, देन व्हाट नेक्स्ट? देखिए अगर कोई भी नॉर्मल अगर नहीं आता तो हम वी फॉल बैक ऑन मोज़ैक्स। मोज़ैक्स का मतलब होता है थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं, 2 तरह का ऑप्शन देते हैं। एक तो वो और साइकिल रिपीट करे और देखें शायद उसमें कोई नॉर्मल एम्ब्रियो मिल जाए, तो दे कैन रिपीट द साइकिल। सेकेंड ऑप्शन है कि वो मोज़ैक को ट्राई करें। अगर लो मोज़ैक है तो काउंसलिंग के साथ डाला जा सकता है और उसके कंपैरेबल रिजल्ट्स हैं। अगर लो मोज़ैक डाला है तो प्रेगनेंसी बनने के चांसेस अच्छे होते हैं, 40 to 45% उनको सक्सेसफुल नॉर्मल प्रेगनेंसी मिल जाती है। तो मोज़ैक, लो मोज़ैक्स डाले जा सकते हैं। और तीसरा होता है कि हम उनको डोनर के लिए करें कि अगर उनका कोई भी एम्ब्रियो नॉर्मल नहीं है तो हो सकता है वो डोनर साइकिल पे चले जाएं तो एक जीन पूरा चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है जो एम्ब्रियोज अब बनेंगे उनको प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम क्यों होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कैरियर्स हैं, तो वो प्रोजेक्ट हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, जब बच्चा पैदा होता है तो प्रोजेक्ट हो जाता है कि ये डिजीज़ है। तो अगर हम एक पूरा जेनेटिक मटीरियल ही चेंज कर देंगे, डोनर ले लिया, तो हो सकता है उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए। मैम क्या एम्ब्रियो बायोप्सी के प्रोसीजर से सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही डिटेक्ट होती हैं या ये किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है?
एम्ब्रियो बायोप्सी में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो डिटेक्ट होती है, पर ये सेक्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे मेल है या फीमेल है। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है। सेक्स को डिटेक्ट करना एथिकली अलाउड भी नहीं है और हम लोग कोई करता भी नहीं है इसको। उन केसेस में सेक्स डिटेक्ट किया जाता है जिनमें फादर या मदर को एक ऐसी डिजीज है जो या तो मेल्स में होती है या फीमेल्स में होती है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस तरह की अगर कोई डिजीजेस जो मेल्स में होती हैं और ये बेबी मेल है तो वो एम्ब्रियो नहीं डालेंगे, फीमेल वाला डालेंगे। कुछ डिजीजेस होती हैं जो फीमेल्स में होती हैं, तो अगर ये एम्ब्रियो फीमेल है तो उन केसेस में। लेकिन जर्नल उसके लिए कन्वीनियंस के लिए नहीं कि हमें लड़का चाहिए या लड़की So चाहिए, it cannot उसके be लिए used as a tool for gender selection. जेंडर सिलेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं यूज करते। ओके मैम, आपने एम्ब्रियो बायोप्सी के इतने सारे बेनिफिट्स बताए हैं हमें। इस प्रोसीजर के फॉर द पर्टिकुलर एम्ब्रियो आर देयर सम साइड इफेक्ट्स आल्सो और नेगेटिव पॉइंट्स आल्सो? हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज़ विदाउट नेगेटिव और पॉजिटिव के तो होती नहीं है। इसमें ये है कि जब हम एम्ब्रियो बायोप्सी लेते हैं और एक्सपर्ट हैंड्स के थ्रू नहीं लिया गया तो कभी कभी एम्ब्रियो डैमेज होता है, एम्ब्रियो रप्चर भी हो सकता है, एम्ब्रियो डैमेज भी हो सकता है, और कभी कभी क्योंकि आउटसाइड प्रोसीजर है तो एम्ब्रियो कंटामिनेट भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए, और ये भी हो सकता है कि वो रिकवर भी ना हो। अगर हमने एम्ब्रियो बायोप्सी तो भेज दी लेकिन रिजल्ट आया, हम उसको थॉ करने लगे, तो हो सकता है वो एम्ब्रियो सर्वाइव ही ना करे। बट एक्सपर्ट हैंड्स में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। Ma'am, what is the emotional angle and ethical angle that is associated with this process? देखिए, इमोशनल तो जब भी आप बायोप्सी कराते हैं तो आपको दोनों तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं, पॉजिटिव भी मिल सकता है, हो सकता है कोई भी एम्ब्रियो ना हो, या हो सकता है जब नॉर्मल एम्ब्रियो नहीं हो तो उनको दूसरी साइकिल लेनी पड़े, तो इमोशनली ड्रेन तो होगा ही, पेशेंट डेफिनेटली ड्रेन होगा, और उनको ये भी लगेगा कि मेरे इसमें नॉर्मल मिल ही नहीं रहे, क्या पता नेक्स्ट साइकिल में भी मिलेंगे कि नहीं मिले। ये बहुत बड़ा इशू होता है। सेकेंड साइकिल लेनी पड़ती है, स्ट्रेस हो गया, मॉनिटरी स्ट्रेस हो गया, तो ये सब कारणों से कभी कभी अच्छी रिपोर्ट ना आने से पेशेंट ड्रेन होता है। और एथिकली तो देखिए, एथिकली क्या होता है कि कहा जाता है कि एवरी एम्ब्रियो हैज़ अ राइट टू सर्वाइव। तो इसमें जो सर्वाइवल का इशू आता है कि क्या डाउन सिंड्रोम वाला या क्रोमोसोम 21, 18, 13 वाले को, बच्चे को हक नहीं है क्या जीने का, हम उनको क्यों अबॉर्ट करते हैं, तो ये एक एथिकल इशू आता है। तो ये बहुत बड़ा एथिकल इशू है कि कई कंट्रीज़ में तो अलाउड नहीं है, क्योंकि दे विल नॉट अलाउ। बट आजकल जहाँ जैसे हम देखते हैं, और सरकमस्टेंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक केयर ऑफ दीज बेबी, इन बेबीज़ को टेक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी इतना एथिकल इशू नहीं है। और दूसरा कि ये भी डिटेक्ट होता है कि हमारे बेबी को ये प्रॉब्लम हमको है और हमारे बच्चे को भी हुआ, तो ये भी थोड़ी एक एथिकल इशू होता है कि हम करवाएं कि ना करवाएं, तो ये थोड़ा से इशू आते हैं। मेनली तो सर्वाइवल का इशू आता है कि वाई दे डोंट हैव अ राइट टू सर्वाइव। मैम, एम्ब्रियो बायोप्सी के प्रोसीजर के लिए कपल के कंसेंट के साथ और क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो डॉक्टर को एज अ डॉक्टर करने की जरूरत रहती है? देखिए, कपल तो कंसेंट देता ही देता है कि भाई हमें मालूम है कि हो सकता है हमारा कोई भी एम्ब्रियो नॉर्मल ना हो, एक ये प्रोसीजर है, इसमें एम्ब्रियो डैमेज भी हो सकता है, रिकवर नहीं भी हो सकता है, और जो भी होगा हम रिजल्ट से एक्सेप्ट करेंगे, ये तो है ही है। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्योंकि जब भी हम एम्ब्रियो बायोप्सी लेते हैं हमें मालूम हम सेक्स सिलेक्शन के लिए नहीं कर रहे, इसीलिए हमें एक परमिशन लेनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट से, और यू कैन से ART लॉ के अकॉर्डिंगली हमें एक परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस पेशेंट का ये इंडिकेशन, हमें इंडिकेशन बताना पड़ता है हम क्यों कर रहे हैं। मल्टीपल फेलियर्स हुए हैं, कोई एबनॉर्मल बेबी है, उसका अबॉर्शंस हुए, ये सारी चीज़ें हम बता करके एक परमिशन के लिए एक लेटर डालते हैं कि हमें परमिट करिए कि हम इसकी एम्ब्रियो बायोप्सी करें। उसकी जब परमिशन आती है तभी हम करते हैं। और भी बहुत सारी कंसेंट्स होती हैं, डिटेल में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सारी कंसेंट फुलफिल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाएंगे और वहाँ जहाँ एम्ब्रियो बायोप्सी होती है तो दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। मैम, एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, what is the future you see for embryo biopsy in the coming patients and couples for going for IVF? देखिए, रिजल्ट्स को देखते हुए जैसे हम कह रहे हैं 95% नॉर्मल एम्ब्रियोज, मतलब एम्ब्रियो बायोप्सी के रिजल्ट्स 95% सक्सेसफुल है,
फिर भी हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं, बट मेजॉरिटी को अगर हम देखें तो हो सकता है आने वाले टाइम में हर एम्ब्रियो की एम्ब्रियो बायोप्सी की जाएगी। वाई? उस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्यों। क्यों कि एक तो टाइम टू कंसेप्शन कम हो जाता है, जब आप सेलेक्टेड एम्ब्रियो डालोगे और वो नॉर्मल होगा तो अबॉर्ट भी नहीं होगा और इम्प्लांट भी हो सकता है। टाइम टू कॉस्ट बढ़ती है, इमोशनल ड्रेनेज नहीं होता पेशेंट, और जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, काफ़ी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। तो इन सब को देखते हुए हो सकता है पेशेंट को मल्टीपल साइकिल कराने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हो सकता है आने वाले टाइम में ये आ जाए, रूल आ जाए, या जनरली डॉक्टर्स ये करने लग जाएं कि हर पेशेंट के एम्ब्रियो बायोप्सी करें, सेलेक्टेड एम्ब्रियो लें और वो डाल दें, सो दैट रिजल्ट्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे, नॉर्मल बेबी होने के चांसेस भी इम्प्रूव हो जाएंगे, टाइम टू प्रेगनेंसी भी कट शॉर्ट हो जाएगा, फाइनेंसेस भी उनकी बचेंगे और पेशेंट को इतना ड्रेन भी नहीं होगा, पेशेंट की एक और साइकिल करानी पड़ रही है। तो इट्स ए गुड ऑप्शन अगर इस तरह का हो जाता है। ओनली प्रॉब्लम है कि एम्ब्रियो बायोप्सी की कॉस्ट बहुत पड़ती है, तो वो जो कॉस्ट पड़ती है उसको कम करा जाए अगर, तो हो सकता है ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है और इसके करने से हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैम, एम्ब्रियो बायोप्सी के बाद के जो नॉर्मल एम्ब्रियोज रहते हैं उनका प्रेगनेंसी देने में क्या 100% सक्सेस रहता है? नहीं, देखिए आईवीएफ की सक्सेस रेट वो ही रहती है, कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है, पर हमने एम्ब्रियो तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इम्यूनोलॉजिकल, यूट्रस की रिसेप्टिविटी, यूट्रस की कंडीशंस, ये सब तो रहेंगी ना, तो 100% तो नहीं हो सकता। एम्ब्रियो में बी गुड वन, बट जो बाकी इम्प्लांटेशन में ज़रूरत है जैसे यूट्रस की और इम्यूनोलॉजिकल, तो वो तो करेक्ट नहीं हुई ना, तो 100% नहीं होता। वी कैन से दैट द सक्सेस रेट ऑफ एम्ब्रियो बायोप्सी इन एम्ब्रियो विल बी स्लाइटली बेटर देन डूइंग नॉर्मल IVF. Chance of abortion will be less and success rate and repeated IVF cycle may not be required. So इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी सक्सेस रेट होती है। थैंक यू सो मच मैम, एम्ब्रियो बायोप्सी के लिए इतना वास्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और हमारे सभी कपल्स को आई होप कि उन्हें आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें हेल्प मिलेगा और अपने डिसीजन मेकिंग में और एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। थैंक यू वेरी मच पल्लवी, थैंक यू।